तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल करके जो भी हमें अब डेरिवेशंस वगैरह करने हैं गॉस लॉ में, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ होगा। समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। कोई सा भी ऐसा ईयर उठा करके देख लीजिए PYQ में, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, हर साल क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface, passing through any surface, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितने ज्यादा होंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितने कम होंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही कम होगा। अगर किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जीरो है, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस पर जीरो होगा। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो बताने का एक ही तरीका है, और वो ये है, आप चेक कर लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना पास कर रहा है, वो निकालने का तरीका क्या है। मान लो बेटा ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकाल दो। तो एक कंपोनेंट होगा ऐसे सरफेस के पैरेलल, और एक कंपोनेंट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। ये एंगल हमने थीटा मान लिया। तो जो सरफेस के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई साइन थीटा, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला होगा वो होगा ई कॉस थीटा। और इसमें किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर ds होगा। यहाँ पे लिख लेना, ये जो ds है वो है बच्चों एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे आपको ये बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप उसमें लिख दो पासिंग परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक टर्म ऐड कर लेना, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। तो इस केस में जो ई साइन थीटा होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास। और जो यहाँ पे ई कॉस थीटा हुआ बच्चों, ई कॉस थीटा वो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू पास। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नीचे वाला दिख रहा है, यस। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो वही कंसीडर करेंगे हम जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, सरफेस के पैरेलल वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू
ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो ये हुआ ई कॉस थीटा इंटू डी एस। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसी को लिखना है। यानी कि हम इस फ्लक्स को ई परपेंडिकुलर टू सरफेस इंटू डी एस भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसी फ्लक्स को ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर लिया वो काफ़ी छोटा सा लिया है, डी एस वेक्टर। ये किसी छोटे सरफेस के लिए है। अगर हमें पूरे सरफेस के लिए, बड़े सरफेस के लिए लेना होगा तो ऐसे छोटे 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 एरिया वेक्टर निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। तो छोटे से डीएस वेक्टर से छोटा सा फ्लक्स पास करेगा, यहाँ भी छोटा सा फ्लक्स, यहाँ भी छोटा सा फ्लक्स। अगर हमें पूरे सरफेस से चाहिए, बड़े सरफेस से चाहिए, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये ले बेटा इंटीग्रेशन, ये हुआ इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर कि फॉर ए स्मॉल सरफेस ओनली। अगर हमें बड़े सरफेस के लिए लेना होगा तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर लार्ज सरफेस, तो अगर लार्ज सरफेस से निकालना हो तो ऐसे ही करेंगे हम। डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेट करके हम यहाँ से इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करके हम लार्ज सरफेस से निकाल सकते हैं, राइट। ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम जो स्मॉल सरफेस लिखे हुए हैं वो स्मॉल सरफेस में ई डी एस कॉस थीटा होगा, और उसी को जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो लार्ज सरफेस से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे देखना, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस फ्लक्स का यूनिट लिखना चाहें तो वो यूनिट होगा, यूनिट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब इंटू ds का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हुआ, या फिर इसी को हम वेबर मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम गॉस लिख सकते हैं। गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गॉस लॉ दिया था, उनके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट गॉस लिख देते हैं। अगर इसके पास यूनिट है बेटा तो इसके पास डायमेंशन भी होगा। देखते हैं डायमेंशन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब है, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, कूलम्ब का डायमेंशन it होगा, मीटर स्क्वायर मतलब L2 होगा। ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये है m, ये हो जाएगा L3, ये हो जाएगा t ऊपर जाके t-3 हो जाएगा, और ये i-1 हो जाएगा, ml3 t-3 i-1। दूसरी बात, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहीं पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डी एस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, दिस फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डॉट डी एस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
एक और एग्जाम्पल, बढ़िया से एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक सरफेस, ये एक ऐसे डिस्क बनाना है हमें, और हमने ये एक डिस्क बनाया। इसका रेडियस हमने r मान लिया, और इस डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ऐसे भेजे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको बताना है इस डिस्क से फ्लक्स कितना पास होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने पास हो रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया वेक्टर निकालेंगे बेटा, और ये देखना एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये रहा ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ds वेक्टर ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल गिवन है कितना बेटा 60 डिग्री। ये 60 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E ds cos थीटा इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और cos 30 डिग्री आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री नहीं लेना है। 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम E, s के जगह पे पाई आर स्क्वायर हो गया, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू cos 30√3/2 आ गया। ये हुआ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। आई होप इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना लिया हमने, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का रेडियस r गिवन है और इस हेमिस्फीयर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो सबको पता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E ds cos थीटा होता है इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E गिवन है तो ये हो गया E। बेटा इस केस में एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। आपको दिख रहा होगा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री, cos 0 होता है 1। ds 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 जोड़ दोगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और s के जगह पे हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो E पाई आर स्क्वायर, ये हुआ फ्लक्स, नेट फ्लक्स इतना निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो उस केस में हम लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा, या फिर E डॉट ds कर दो, E डॉट ds। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन,
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रेशन ds। ds का मतलब s हो जाएगा, तो इस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस आ गया। इस तरीके से करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देना, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान करके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दिख ही रहा होगा आपको, पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म आ गया। इसमें हमने एक डिस्क प्लेस कर दिया ऐसे, ये है एक डिस्क, इसका रेडियस r होगा। यहाँ पे हमने एक हेमी स्फेरिकल बाउल प्लेस कर दिया, ये है हेमीस्फीयर, इसका भी रेडियस हमने r मान लिया। और यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट ऐसे डाल दिया, हमें नहीं पता कौन सा है, कोई इरेगुलर शेप का हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। पता करना है तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इस डिस्क के कोरेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हमने φ1 मान लिया, इसके थ्रू हमने φ2 मान लिया और इसके थ्रू हमने φ3 मान लिया। बेटा आपको दिख रहा होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्क से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस हेमिस्फीयर से पास करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस इरेगुलर शेप से पास करेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम पास करेंगे ना, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आपको दिख रहा होगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे तो तीनों से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगे। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल टू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास करेगा, तो बेटा आप जानते हैं ई पाई आर स्क्वायर। ई डॉट एस होगा तो ई डॉट एस में ई पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और कॉस थीटा तो 0 होगा, थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ऐसे और एरिया वेक्टर होगा ds ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 1 होता है, इसलिए हमने अलग से लिखा नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे उसको। इनको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और इस इनफाइनाइट वायर का चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। नाम लिख दो सेमी इनफाइनाइट वायर। यहां हमने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रख दिया, डिस्क मान लो ये एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r गिवन है। हमें पता करना है इस सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इस डिस्क से फ्लक्स कितने पास करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर की वजह से इस डिस्क से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कितना फ्लक्स पास करेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरा आपको हिंट ये है कि सबसे पहले आप अपने नोट्स ओपन कीजिए और चेक कीजिए आपने सेमी इनफाइनाइट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला है, कितना निकाला है। आपने चेक कर लिया होगा। चलिए ये है बेटा सेमी इनफाइनाइट वायर और ये इसका रेडियस कैपिटल R है। हम एक काम करते हैं, इस सेमी इनफाइनाइट वायर से
स्मॉल आर डिस्टेंस ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्स डायरेक्शन में और वो ई एक्स होगा के लेमडा अपॉन आर। अगर ये ना समझ में आ रहा होगा नोट्स में चेक कर लेना, बताया है मैंने। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन में और वो ई अलोंग वाई होगा के लेमडा अपॉन आर। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करेगा और ये एंगल होगा 45 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर अंडर रूट 2। इन दोनों का रिजल्टेंट के लेमडा अपॉन आर रूट 2। ये है बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। अब हमें ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर चलना होगा और एक एलिमेंट कट करना होगा। आप शुरू से पढ़ते आए हैं जब डिस्क से थ्रू कोई भी फील्ड निकालने हैं तो एलिमेंट कट करने पड़ेंगे और वो एलिमेंट कट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, एलिमेंट्री रिंग मिलेगा। यानी कि कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये है आपका सेमी इन्फिनाइट वायर और इस सेमी इन्फिनाइट से आर डिस्टेंस ऊपर चढ़ के हमने एक एलिमेंट कट किया है, फिर आर प्लस डी आर डिस्टेंस ऊपर चल के एक और एलिमेंट कट किया है। तो हमें यहाँ पे एक सर्कुलर एक रिंग मिल गया और वो रिंग ना होकर के एलिमेंट्री रिंग होगा, एलिमेंट्री रिंग, छोटा सा रिंग, प्यारा सा नन्हा सा रिंग। इसका रेडियस स्मॉल आर होगा और इस एलिमेंट्री रिंग का थिकनेस हो जाएगा डी आर, आर रेडियस डी आर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमने आर मान लिया। अब आपको पता है बेटा जो कहानी यहाँ पे है हुई है वही कहानी यहाँ पर भी होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग एक्स होगा और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग वाई होगा और ये हो जाएगा आपका ई नेट ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 से लेके स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक कट करेंगे और सबके थ्रू फ्लक्स निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। जोड़ना मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसको करेंगे ऐसे हम कि छोटे से एलिमेंट्री रिंग से छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा और वो होगा ई डी एस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्री रिंग्स के हम फ्लक्स निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा और वो जो नेट फ्लक्स होगा दैट नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा अपॉन आर रूट 2 हमने निकाली दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे के लेमडा अपॉन आर अंडर रूट 2 इंटू डी एस कितना होगा, ds के जगह पे इस छोटे से एलिमेंट्री रिंग का एरिया लिखेंगे तो 2 पाई r होगा सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस dr। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई r dr इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखना बेटा जो आपने एलिमेंट कट किया है उस एलिमेंट से जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा ds। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ds वेक्टर से जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos 45 डिग्री। इसका इंटीग्रेशन हम एक काम करेंगे, इस k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे क्योंकि हमें कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होशियारी से देखिएगा बेटा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन नेट फ्लक्स हमें मिल जाएगा। इसमें क्या मिला बेटा, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन dr बच गया। ऐसे छोटे 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 एलिमेंट हमें कट करने पड़ेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक। यानी कि फ्लक्स मिल जाएगा लेमडा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा बेटा आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा, लेमडा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सॉल्व करने हैं।
इसको नोट कीजिएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी में मैं मॉडिफाई कर दूंगा थोड़ा सा। हमने ऐसा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का इनर रेडियस हमने R1 माना हुआ है और आउटर रेडियस हमने R2 माना हुआ है। ये R1 R2 दिख रहा है, काफी छोटा है लेकिन आप समझ जाना। इनर मैं लिख दे रहा हूं, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। अब हमें पता करना है नेट फ्लक्स इस सेमी इनफिनिट वायर की वजह से कितना होगा। इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है और ये वही है सेमी इनफिनिट वायर। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बच्चों जो दिया हुआ है ये है साइड व्यू, हमें इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। ये है टॉप व्यू। देखिएगा, ये रहा इनर रेडियस R1, ये रहा आउटर रेडियस R2। हमें इससे पता करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। हम एक काम करेंगे बेटा, हम यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर आएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, फिर स्मॉल r प्लस dr डिस्टेंस दूर आएंगे, एक और छोटा सा कट लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट्री रिंग मिल गया। ये हमने छोटा सा कट किया है तो हमें छोटे से एलिमेंट्री रिंग मिल गया। ये है एलिमेंट्री रिंग। इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस स्मॉल r है और इसका थिकनेस dr गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। बेटा हमने एलिमेंट तो कट कर लिया, नो डाउट क्लियर है, लेकिन इस एलिमेंट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। इस सेमी इनफिनिट लॉन्ग वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, यानी कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E अलोंग x और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E अलोंग y, और दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा E नेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहे पूरे बड़े डिस्क में चेक कर लो या छोटा सा एलिमेंट्री रिंग जो आपने ड्रॉ किया है उसमें चेक कर लो, ये ई नेट हुआ और यहाँ पर होगा बच्चे ds वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर में एंगल 45 डिग्री होगा। अभी भी जैसा पहले वाला केस था सेम वैसा ही केस है, बस मात्र एक चेंज आएगा। और देखिए क्या चेंज आएगा। इस केस में जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा वो छोटे 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 एलिमेंट्स की वजह से हम छोटा छोटा फ्लक्स निकालेंगे और वो होगा E ds cos थीटा, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि हमें नेट फ्लक्स मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड k लेमडा अपॉन r अंडर रूट 2 इंटू ds, इस केस में होगा 2 पाई r dr। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई स्मॉल r dr इंटू कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगी। इस k को मैं हटा करके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। इस r से ये r कैंसिल आउट हुआ, इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, 1 बाई रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया
और हमें नेट फ्लक्स इस केस में, ये इंटीग्रेशन तो होगा ही, हमें नेट फ्लक्स इस केस में मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर। ऐसे छोटा 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 एलिमेंट हमें R1 से लेके R2 तक कट करना पड़ेगा। इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, यानी कि हमें फ्लक्स नेट मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। जब भी आपको गिवन होगा इस तरीके से आपको निकाल लेना है, इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इसलिए मैंने आपको कहा था जैसे पहले वाला था वैसे ही एग्जैक्ट ये भी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर आप कहते तो हैं छोटा सा, लेकिन होता बहुत लेंदी एग्जाम्पल है। यहां पे हमने एक डिस्क बना दिया, वही डिस्क है जिसका रेडियस r है, और यहां पे काफी दूर इस डिस्क से L डिस्टेंस दूर आकर के हमने यहां पे पॉइंट चार्ज Q रख दिया। तो देखिए बच्चों इसको करेंगे कैसे हम लोग। इस बड़े से डिस्क से हम छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स कट करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए कट करते हैं। ये एक एलिमेंट्री रिंग, ये दूसरी एलिमेंट्री रिंग, और इस एलिमेंट्री रिंग पर ये नामकरण कर दो एलिमेंट्री रिंग, और इसका रेडियस होगा स्मॉल r, और इसका थिकनेस हमने मान लिया dr। इस एलिमेंट्री रिंग से L डिस्टेंस दूर Q चार्ज हमने रखा हुआ है। उस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और ऐसे पास करेगा। मैं इन सबको मिटा दे रहा हूं, ये समझ गए आप, नोट कर लेना। एलिमेंट्री रिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। आप सबको पता है बेटा, एलिमेंट्री रिंग से ds वेक्टर ऐसे पास करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। एलिमेंट्री रिंग और ds वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा इस केस में थीटा, और यहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना होगा तो E ds cos थीटा हम करके आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्री रिंग्स कट करेंगे, सबके थ्रू नेट फ्लक्स निकाल देंगे और सबको जोड़ देंगे, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट्री रिंग की वजह से छोटा सा फ्लक्स d फाई होगा, और वो होगा E ds cos थीटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन d फाई का इंटीग्रेशन फाई मिल जाएगा नेट फ्लक्स। दिस इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है l अपॉन हाइपोटेनस है अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे क्या करेंगे, ये ds वेक्टर छूट गया। ओ भाई साहब ds छूट गया, ds की जगह पे 2 पाई r dr लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई स्मॉल r dr। अब होगा ये कि इस 2 पाई से ये 2 पाई दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोई चीज कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा।
जब भी ऐसा टर्म गिवन हो तो उसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है लेट आर डी आर इज इक्वल टू लेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि 2r dr इज इक्वल टू 2t dt होगा। तो हमें यहाँ से r dr इज इक्वल टू t dt मिल गया, पुट कर देंगे वहां पे, तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा ql अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर पुट करेंगे और इस टी स्क्वायर की पावर 3/2 हमें मिल जाएगा टी क्यूब, टी से एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर। ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल R तक कट करेंगे, तो 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट लगा देंगे। dt अपॉन टी स्क्वायर का जो लिमिट होता है वो इंटीग्रेशन होता है वो -1 अपॉन टी होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे नेट फ्लक्स फाइनेट इज इक्वल टू माइनस साइन को बाहर निकाल दिया QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 अपॉन टी बच जाएगा और t के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, इस R के जगह पे एक बार कैपिटल R डाल दो, एक बार 0 डाल दो। नेट फ्लक्स मिल जाएगा -QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -1 अपॉन L। इस L को अंदर भेजो विद माइनस साइन, तो नेट फ्लक्स हमें मिल जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस केस में देखना यही इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे और ये एंगल थीटा हमने लिया था, तो इस ट्रायंगल में हमें कॉस थीटा मिलेगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं और हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस ये था कि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप देखोगे आगे चल के अलग अलग चैप्टर्स में भी, और इस चैप्टर में भी ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो ये आंसर आएगा। इस आंसर को आप याद भी कर सकते हो, याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए। इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगे और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुए और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फ्लक्स नेट निकलेगा वो इतना Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा हो गया। ये एक कोण भी हो सकता है, आप ऐसे वर्टिकल कोण रख देना और नीचे चार्ज कोण के सेंटर पे चार्ज Q रख देना, उस Q की वजह से फ्लक्स पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और वो इतना आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑल द बेस्ट।